zumrush.com के साथ। इसका जो मेन मकसद था ये कि जो मेडिकल से रिलेटेड मामलात होते हैं उसके बारे में एक सही एडवाइस लोगों तक पहुंच सके। और कुछ अरसे के लिए मैं पाकिस्तान जाया करता था, हम लोग वहाँ पे वॉलेंट्री कैंप करते थे यूरोलॉजी से रिलेटेड, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो उसके बाद जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल से, तो हमने जाना ऑब्वियसली नहीं जा सके हम। फिर हमने कहा कि इसको किस तरह हम मुतबादिल तरीके से शुरू करें। तो फिर ये चीज़ हमारे सामने आई, क्योंकि और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी, और जहाँ बहुत सारी चीज़ें कोरोना की वजह से मुअत्तल हुई या ख़त्म हुई, वहाँ पे कुछ नए आइडियाज़ भी सामने आए। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन 4 महीने से हम ये कर रहे हैं। इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। अगर हमारी साइट पे जाएं तो वहाँ मिल जाएंगी। और हमारी कोशिश है कि हम एक क्लिनिक भी करें रेगुलर बेसिस पे, जिसमें फ्री कंसल्टेशन भी हम देते हैं। मतलब मैं यूरोलॉजी से, कार्डियोलॉजी से और चेस्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे और लोग इसमें और भी शामिल हो जाएंगे, लोग जो कि कंसल्टेशन दे सकेंगे। तो ऑब्वियसली आप से को मैं बस यही इनक्रेज करूँगा कि और लोगों को तक भी ये बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। मेरे ख्याल आमिर सज्जाद ने ज्वाइन कर लिया है। अ, आमिर सज्जाद का मैं मुख्तसर तारुफ करा दूँ। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ ही इन्होंने ग्रेजुएशन किया था 1986 में डॉ मेडिकल कॉलेज से। फिर ये कुछ ही दिन साल के बाद यूके आ गए थे, और यहाँ पे ये पिछले मैं ख्याल 13-14 साल से जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के कंसल्टेंट हैं। आजकल कैटरिंग जनरल हॉस्पिटल में ये कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और पिछला सेशन उन्होंने लिया था रिफ्लक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही यानी बहुत ज़्यादा उसकी पज़ीराई हुई। तकरीबन 900 से ज़्यादा लोगों ने उसको विज़िट किया और उसको देखा। तो आज जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ बहुत कॉमन है। जैसे आपके इल्म में है कि हर दूसरा आदमी जो है वो पेट में गैस हो जाती है, उसकी वजह क्या है क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो आज हम डॉक्टर आमिर सज्जाद से सुनेंगे कि इस बारे में वो हमें क्या एडवाइस करते हैं। तो आमिर, आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी आवाज़ अभी नहीं आनी शुरू हुई। जी जी। Sorry, I'm just joined. करें। अब आप आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल अब आ रही है, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपकी स्लाइड में नज़र आ रही थी पहले से। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, और यू कैन सी मी। आ- आपका टॉपिक जो है वो लगता है काफ़ी मकबूल है, क्योंकि ऑलरेडी 21 लोगों ने ज्वाइन कर लिए हैं। जो इतने जी जल्दी जी। कम ही लोग इतना नंबर तक पहुंचते हैं। तो आप बिल्कुल शुरू करें इंशाल्लाह। आप मुझे देख रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आप जी, स्लाइड्स भी मौजूद हैं। और कैमरा भी है, मैं यू कैन वॉच मी। हाँ, आप हम देख सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। मैं अपना आज का टॉपिक शुरू करूंगा। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पेप्सिया पे, जिसको उर्दू में कह सकते हैं कि बदहजमी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये मैंने जो लास्ट वीक जो टॉपिक चूज किया था उसका सेकंड पार्ट समझ लें। तो हम लोग जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमारी प्रैक्टिस है उसमें तकरीबन एटलीस्ट 1/4 पेशेंट जो है वो उनको ये सिम्टम होता है डिस्पेप्सिया का, अगर अपर जीआई सिम्टम के साथ आए। तो इसको जैसे मैंने कहा कि इसको बदहजमी कह सकते हैं आप। इसके इसमें बहुत से सिम्टम आ जाते हैं डिस्पेप्सिया में। कुछ पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमें मैदे के हिस्से में पेट में तकलीफ है, दर्द हल्का हल्का मीठा दर्द हो रहा है, या प्रेशर दबाव की फीलिंग होती है उसमें।
अक्सर पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि गैस हो रही है मैदे में, और जो पेट है वो फूल जाता है खाने के बाद। कुछ मरीज कहते हैं कि खाने के बाद उल्टी महसूस होती है, हालांकि उल्टी आती नहीं है उनको। डिकार लेना ज्यादा, ये भी एक सिम्टम है डिस्पेप्सिया का। और जिस तरह हमने लास्ट हमारा टॉपिक था रिफ्लक्स पे, वो एसिडिटी की वजह से था। लेकिन डिस्पेप्सिया में भी अक्सर लोगों को एसिडिटी के सिम्टम हो जाते हैं। वो खाने के बाद उनको फील होता है कि खाना वापस आ रहा है, या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही है सीने में। या कुछ मरीज ये भी कंप्लेन करते हैं कि मुंह में कड़वा जायका आ रहा है खाने के बाद, या खाने खाली पेट में भी कड़वा जायका आता रहता है हमको। तो मुख्तसर ये कि डिस्पेप्सिया कोई एक अलामत नहीं है, इसमें कई होते हैं। कई मरीजों को एक से ज्यादा सिम्टम होते हैं, कुछ को एक होता है। ज्यादातर मरीज जो हैं वो एक से ज्यादा सिम्टम के साथ हमारे पास आते हैं। गैस भी हो रही होती है उनको, तकलीफ भी होती है, उल्टी भी आ रही होती है। अक्सर मरीज डिकार भी ले रहे होते हैं। तो अच्छा, इसकी वजह डिस्पेप्सिया की क्या है? सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। मैं उसमें नफ्सियाती तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें नफ्सियात का रोल भी होता है, आसाब का रोल होता है। यानी कि जो नर्व्स हैं उसकी वजह से ये सिम्टम शुरू होता है। और एक्चुअली स्टमक में या खाने की नाली में कोई सच कोई और प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। एक और कॉमन कॉज जो है वो इन्फेक्शन होती है स्टमक में। एक जरासीम है, इसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये काफी कॉमन इन्फेक्शन है और इसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया के सिम्टम हो सकते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 40 से 50% लोगों को इस जरासीम से इन्फेक्शन होती है स्टमक में ओवरऑल। और ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शन जो है डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस करे, लेकिन डिस्पेप्सिया की ये वजह है, इम्पॉर्टेंट वजह है। और भी जो अनकॉमन कॉजेज हैं डिस्पेप्सिया की, उसमें स्टमक में अल्सर हो सकता है, या फिर स्टमक की जो लाइनिंग है, मैदे की लाइनिंग में सोजिश हो सकती है, गैस्ट्राइटिस कहते हैं उसको। या फूड पाइप जो है, खाने की नाली, उसमें सोजिश हो सकती है, जिसे हम इसोफेजाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया सिम्टम हो सकते हैं। और बहुत रेयरली, आई मस्ट से रेयरली, स्टमक में या फूड पाइप की जो नाली है इसमें कैंसर हो, उसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। ये अमेरिका में एक स्टडी हुई थी डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स। दे सिलेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ डिस्पेप्सिया और उन्होंने एंडोस्कोपी की। तो उसका रिजल्ट ये था कि तकरीबन 2/3 पेशेंट जो हैं, 75% तकरीबन, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आई थी, और वो उनकी डायग्नोसिस थी फंक्शनल डिस्पेप्सिया। और बाकी जो मरीज हैं उसमें तकरीबन 20% में जो है वो सोजिश थी फूड की पाइप में, फूड पाइप में, या फिर बैरेट्स थी, उसका भी हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था। और जैसा आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर मैंने कहा था बहुत रेयर है, 0.5% से भी लेस पेशेंट में गैस्ट्रिक कैंसर था या फूड पाइप का कैंसर था। और अल्सर भी अनकॉमन था तकरीबन 6% लोगों में। अब थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जैसे हमने कहा कि 75% लोग जो हैं उनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया की अंडरलाइंग वजह क्या होती है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल इस स्लाइड से दे रहा हूँ कि ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन जो है बॉडी में ना सिर्फ मैदे को बल्कि बॉडी के सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और स्टमक में फॉर एग्जांपल अगर किसी किसी मरीज को एंजाइटी, टेंशन हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, तो ब्रेन सिग्नल बॉडी में स्टमक की तरफ भेजता है। उसमें दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक नर्व एंडिंग्स के नसों के थ्रू जाते हैं, नर्व्स के थ्रू। और उससे ये होता है कि स्टमक की जो कंट्रैक्शंस हैं वो उस पर असर होता है, या तो स्टमक जो है वो जल्दी मूव करना शुरू कर देगा मसल्स, या आस्ता। और स्टमक की जो लाइनिंग है वो
ओवर सेंसिटिव हो जाती है। यानी कि नॉर्मली अगर किसी हम लोगों को डिस्पेप्सिया नहीं है तो हमारे मैदे में जब ग़ज़ा जाती है या पानी जाता है तो हमें फील होता है, फील नहीं होता। लेकिन डिस्पेप्सिया के पेशेंट की स्टमक लाइनिंग इतनी सेंसिटिव हो जाती है। उसकी एग्जांपल मैं ये भी दूंगा, जैसे स्किन में अगर कोई बर्न हो जाए तो उसके बाद कोई चीज़ लगे तो बहुत ज़्यादा हमें फील होती है नॉर्मल स्किन के मुँह। इसी तरह स्टमक में जब फूड और पानी फ्लूइड जाते हैं डिस्पेप्सिया के पेशेंट में, फंक्शनल डिस्पेप्सिया के पेशेंट में, तो उनको ज़्यादा फील होता है नॉर्मल आदमी से। तो एक तो ये मैकेनिज्म होती है। दूसरा, स्टमक से जब सिग्नल आते हैं तो उसकी वजह से केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और हार्मोन्स, और वो जाके भी स्टमक की जो मसल कंट्रैक्शंस हैं उसको असर करते हैं, और इसको हम कहते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। यानी कि स्टमक जो नॉर्मल इंसान में जो जितनी देर में खाली होता है मैदा खाने ग़िज़ाइयत को हजम करने से, उससे आस्ता हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खाते हैं नॉर्मल, हमें डिस्पेप्सिया नहीं है, तो तकरीबन 4 घंटे में खाना जो है वो नीचे छोटी आंत में चला जाएगा विद इन 4 आवर्स। लेकिन जिनको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है फंक्शनल डिस्पेप्सिया के पेशेंट को, इट कैन टेक मैनी आवर्स, और स्टमक में फूड जो है इट विल बी सिटिंग देयर। उससे फिर ये जो मुख्तलिफ जो अलामात हैं मैंने आपको जिक्र किया था कि उसमें गैस की फीलिंग होती है स्टमक में, हालांकि गैस इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इसी तरह एसिड इतना ज़्यादा ना भी हो तो हाथ जलन फूड पाइप में महसूस होती है। फिर मतली का एहसास होता है। इसी तरह डिकार ज़्यादा आते हैं उसमें। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं डिस्पेप्सी के, उनका मेन सिम्टम ये होता है कि डॉक्टर साहब पेट बहुत फूल जाता है और ऐसा लगता है कि भरा हुआ है। कुछ और फीमेल पेशेंट आती हैं, वो कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम वी आर प्रेग्नेंट खाने के बाद, और हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि ना वो डिकार मार सकते हैं और ना हवा खारिज होती है नीचे से, पेट फूल जाता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं पेशेंट। और ये इस सिम्टम की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इफेक्ट होती है, और बहुत ही वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब को इसका हाल बताएं, क्या हो सकता है। तो जब ये ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग ये क्योंकि कॉमन सिम्टम है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें भी 2 किस्म की होती है ब्लोटिंग, यानी कि गैस की जो फीलिंग होती है। कुछ मरीज आते हैं उनको फील होता है, महसूस होता है कि स्टमक में बहुत गैस हो रही है, लेकिन पेट इतना ज़्यादा फूलता नहीं है। लेकिन कुछ मरीज हैं वो तो मेजर करते हैं तो उनका एब्डोमेन वाकई बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है, यानी कि फूल जाता है। उसको डिस्टेंशन कहते हैं हम लोग, यानी कि पूरा पेट जो है वो फूल जाता है डिस्पेप्सिया में। इसमें मैं थोड़ा सा ये स्लाइड से बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि अगर नॉर्मल आदमी है जिसमें डिस्पेप्सिया नहीं होता तो उसमें गैस प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल होती है। हर इंसान के स्टमक में थोड़ी बहुत गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइजेशन का अमल शुरू होता है, तो उसमें फिर हमें महसूस नहीं होता कि स्टमक में गैस है। तो लेकिन अगर किसी मरीज को डिस्पेप्सिया है तो उसमें डिस्पेप्सिया नहीं, अगर गैस ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें एक हमारा जो स्टमक है और हमारे जो मसल्स हैं डायफ्राम वगैरह, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें फिर भी महसूस नहीं होता कि गैस है। जो हमारा डायफ्राम है, जो पार्टीशन है हमारी चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान, वो रिलैक्स हो जाती है, मसल्स ऊपर चले जाते हैं। पेट के जो एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाते हैं अंदर, ताकि उसको अंदर गैस को अंदर की तरफ रहने दें और इतना महसूस नहीं होता कि गैस हो रही है। लेकिन जिस पेशेंट को फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है उनमें, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि नर्व एंडिंग्स से सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन से, तो वो सिग्नल जो है एक तरह से नेगेटिव सिग्नल होते हैं। डायफ्राम ऊपर नहीं जाती चेस्ट में, बल्कि नीचे प्रेस कर रही होती है। पेट के जो मसल्स हैं वो और रिलैक्स हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, पेट फूल जाता है, और उससे फिर पेशेंट को जो है वो तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, महसूस होता है कि बहुत फूल गया है, गैस है पेट में।
डिकार एक मैंने जिक्र किया था पिछली स्लाइड्स पे कि ये डिकार मारना, बेल्चिंग जिसे हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम है डिस्पेप्सिया में। तो इसमें इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं बेल्चिंग के। एक होता है, उसको कहते हैं सुप्रा गैस्ट्रिक, यानी कि मैदे से ऊपर ही जो है वो गैस आती है बाहर से, और फिर मरीज जो है उसी गैस को निकाल देता है, बर्प कर देता है, उसको डिकार आते हैं। और ये ज्यादा आम वजह है डिकार मारने की कि स्टमक से पहले ही, अंदर जाने से पहले ही गैस फिर बाहर निकल जाती है। इसमें एक एक मैकेनिज्म इसको हम कहते हैं एरोफेटिया, यानी कि मरीज जो है वो खाने और फ्लूइड्स के अलावा बाहर से गैस और हवा जो है उसको भी स्वॉलो करता है, बजाय इसके के लंग्स में लेके जाए। और ये सब कॉन्शियसली होता है, मरीज को जाहिर है वो जान के तो नहीं करते, लेकिन उनको एक फंक्शन उनका नॉर्मल हो जाता है और वो इस तरह करते हैं, और फिर वो गैस बाहर निकलती है तो उससे डिकार आते हैं। फिर एक होता है कि उसमें गैस्ट्रिक बेल्चिंग कहते हैं, यानी कि गैस जो मैदे में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ये नॉर्मल लोगों में भी होता है, अक्सर लोग, हम लोग भी, हर आदमी किसी मौके पे मतलब खास तौर पे ज्यादा खाना खाए या कुछ खाने के बाद डिकार होता है। इट इज ए नॉर्मल रिफ्लक्स, यानी कि स्टमक का जो वेल्व है फूड पाइप के दरमियान और स्टमक के दरमियान रिलैक्स होता है और वो गैस को बाहर निकाल देता है, और फिर उसके बाद थोड़ी गैस की फीलिंग कम हो जाती है। तो मैं वापस जाके आपको वो एक स्लाइड दोबारा बताऊंगा। जैसे ये मैंने कहा था सुप्रा गैस्ट्रिक, तो ये गैस मरीज जो है ये स्वॉलो कर रहा है, यहाँ पे फूड पाइप में आई, उसके बाद स्टमक में नीचे नहीं जाएगी बल्कि फिर वापस उसको टिकार मार देता है मरीज। और एक स्टडी हुई थी अभी रिसेंटली अमेरिका में, उसमें उन्होंने देखा कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया इन मरीजों को जो डिकार जिनका ज्यादा कॉमन सिम्टम था, तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मरीज सरप्राइजिंगली हैरान हैरान कौन तौर पे जो है ये लोग, जब ये किसी और लोगों के साथ खाने पे बैठे हो रहते हैं या इनको महसूस होता है कि लोग देख रहे हैं उनको, तो उस वक्त इनमें बेल्चिंग ज्यादा शुरू हो जाती थी। और अगर वो खाने में अलहदा खाना खा के और अलहदा बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या घर में कोई इनको देख नहीं रहा, तो उसमें बेल्चिंग इनको कम होती थी। तो इससे भी एक जाहिर होता है कि इसमें फंक्शनल एलिमेंट काफी होता है। अच्छा, थोड़ा सा आपको नॉलेज में आपको बताने के लिए मैं बताऊंगा कि जो हमारा हाजमे का सिस्टम है इसमें गैसेस जो हैं, दो दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो हम गैसेस होती हैं बाहर से swallow करते हैं, और हर आदमी थोड़ी बहुत गैस swallow करता है। डिस्पेप्सिया के पेशेंट, फंक्शनल डिस्पेप्सिया खासतौर पे बेल्चिंग वाले पेशेंट ज़्यादा swallow कर लेते हैं। उसमें ये दो किस्म की गैसेस ज़्यादा कॉमन है, नाइट्रोजन एक गैस होती है और एक ऑक्सीजन। तो लेकिन हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक में भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसमें तीन कॉमन गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और मीथेन। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर से भी आ सकती है, खासतौर पर जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, ये सब, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी एक सोर्स होती है swallow करने की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खाने के दौरान swallow कर लेते हैं। स्टमक में जब मैदे में डाइजेशन का अमल शुरू होता है तो गैस्ट्रिक एसिड और दूसरी जो सेक्रीशन है उनकी रिएक्शन से जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर मजीद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फिर ये रीअब्जॉर्ब होती है। ये गैस का अमल, प्रोडक्शन और फिर एब्जॉर्ब होने का अमल, ये चलता रहता है दौरान जब खाना और हाजमे के दौरान सफर करता है नीचे। फिर जब बड़ी आंत में आता है हजमशुदा खाना, तो उसमें फिर दोबारा ये अमल होता है कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर दोबारा प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। और
नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो भी सर्कुलेशन से आ जाती हैं। फिर लेफ्ट साइड पे जब आते हैं तो उसमें मीथेन प्रोडक्शन भी होती है। इसमें ये रिएक्शन होता है कि जो जरासीम है यहाँ पे उनसे रिएक्ट करती हैं केमिकल्स, और उससे मीथेन प्रोड्यूस होती है। और जो मेनली गैस नीचे से खारिज होती है उसमें नाइट्रोजन होती है और मीथेन भी हो सकती है। अच्छा, हमारे मैदे में जब गज़ा जाती है तो उसमें जो पहला घंटा है 0 से 60 मिनट में, उसमें स्टमक मसल जो है वो उसका रिएक्शन ये होता है कि मसल रिलैक्स होता है, यानी कि खाने को इनवाइट करता है, जो हम फ्लूइड पीते हैं उसको इनवाइट करता है। उनका हजमे का अमल इतना जल्दी शुरू नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो है 1 घंटे के बाद जो है स्टमक अपना एक्शन जो है वो मेनली शुरू करता है। उसमें स्टमक के मसल जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, और तकरीबन रफली एक मिनट में मैदा नॉर्मल जो है वो 3 दफा कंट्रैक्ट करता है। और फिर सेक्रीशन शुरू होती है, हार्मोन, एसिडिटी और बाकी सेक्रीशन एंजाइम्स हैं, उससे हार्मोन का अमल शुरू होता है। फिर जब तकरीबन 1 घंटे और 4 घंटे के दरमियान जब खाना हजम हो जाता है तो जो नीचे वेल्व होता है स्टमक की, जो नीचे ओपनिंग होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वो रिलैक्स होती है, ओपन हो जाती है, और फिर नीचे उसको अलाउ करती है जाने में इंटेस्टाइन में। और ये उस वक्त जब ये नीचे जाता है हजमशुदा खाना, तो उसमें उस वक्त ये स्टमक के एक्शन से जो खाने के पार्टिकल हैं बहुत बारीक हो जाते हैं। 1 मिलीमीटर तकरीबन उनका साइज हो जाता है। 1 मिलीमीटर बहुत बारीक साइज होता है, यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स पे नीचे जाते हैं, और मजीद हाजमे का अमल फिर यहाँ पे होता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया जैसे मैंने जिक्र किया था, ब्रेन से बहुत इसका गहरा ताल्लुक होता है। इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया में। हम लोग कंसिडर करते हैं कि वजूहात उसमें ये तो नहीं है। उसमें खाने का भी एक होता है कि कुछ खाने के जो फूड कंपोनेंट होते हैं उससे मैदे में और गज़ा की नाली में, गज़ा नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनसे गैस स्टमक के फंक्शन पे असर हो सकता है। और फिर जो ब्रेन से सिग्नल आ रहे होते हैं उसमें जो स्टमक की लाइनिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, मूवमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। एक कंडीशन होती है उसको हम सीबो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, यानी कि जो छोटी आंत का जो शुरू का हिस्सा है वहाँ पे जरासीम से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, और वो जरासीम जो है वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं डिस्पेप्सिया के पेशेंट में। और इसी तरह जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो स्टमक और मसल्स में सिग्नल आ रहे हैं उससे अडॉप्टेशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और इसके अलावा जो बाकी छोटी आंत या बड़ी आंत में हमारे नॉर्मली भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नॉर्मल बैक्टीरिया कहते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन में अगर चेंज आ जाए उसको हम डिस्बायोसिस कहते हैं, और डिस्बायोसिस हो तो उससे भी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये बड़ी आंत में भी हो सकती है, छोटी आंत में भी हो सकती है। इसके अलावा जब नीचे एग्जिट पोर्शन आता है, बड़ी आंत का नीचे का हिस्सा, तो वहाँ पे मसल्स की कंट्रैक्शन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, खासतौर पे फीमेल पेशेंट में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, या मसल जो है वो या ऑपरेशंस के बाद, तो उससे फिर गैस ट्रैप्ड हो जाती है आंतों में, और उससे भी ब्लोटिंग हो सकती है। तो जस्ट टू समराइज जो मेन कॉजेज जो हैं ब्लोटिंग की, गैसेस फीलिंग की, जो गैस की फीलिंग है उसकी, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि बहुत सेंसिटिव हो जाती है नर्व एंडिंग्स, मैदे के जो एम्पटिंग है वो स्लो हो जाती है, खाली मैदा देर से होता है, और गैस जो है वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा, विसरल हाइपरसेंसिटिविटी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो क्यों इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं, उसकी एक कॉमन वजह ये होती है कि स्टमक में फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हुई है, खासतौर पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड में गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन होता है। इस मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है।
कोई भी बग्स की वजह से इन्फेक्शन हुई, उल्टियाँ हुई, दर्द हुआ, कुछ दिन में सेटल हो गया, लेकिन उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शस वो नर्व एंडिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, और ये काफ़ी अरसे तक ये मसला चल सकता है। और बाज़ औक़ात जो है वो इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने एक जिक्र किया था हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन से, उसमें स्टोमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, स्टोमक ज़्यादा फील करता है लाइनिंग, और मैं नॉर्मल आदमी को जो चीज़ें नहीं फील होती, खाने की वजह से डिस्टेंशन नहीं होती, डिस्पेप्सिया में वो सिम्टम शुरू हो जाते हैं। फिर सेंट्रल इमीडिएट यानी कि ब्रेन से सिग्नल जो हमने जिक्र किया था उसकी वजह से भी होता है। जो कॉमन कॉजेज हैं गैस की, डिस्टेंशन की, जैसे मैंने बताया कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, स्लो एम्पटिंग होती है स्टोमक की। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी स्लो ट्रांजिट हो सकती है, मतलब खाना नॉर्मली जितनी देर में नीचे जाता है उससे आस्था हो जाता है, यानी कि वो उतना कंट्रैक्ट नहीं हो रही होती। कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से भी ज़ाहिर बैक प्रेशर बढ़ता है और सिम्टम ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। फूड इंटॉलरेंस, यानी कि खाने के कुछ खाने होते हैं उसमें कुछ डिस्पेप्सी के मरीज हैं वो सेंसिटिव होते हैं, या उनको उससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेरी जो टॉक होगी फूड इंटॉलरेंस पे होगी, तो उसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने एक और कंडीशन का जिक्र किया था, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो बैक्टीरिया है उसकी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, उससे गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फिर ये सिम्टम शुरू होते हैं। ये टिपिकल पेशेंट जो मेरे क्लिनिक में आते हैं उनकी ये हालत होती है, बैठे होते हैं, कह रहे हैं ब्लोटिंग हो रही है, खाने के बाद थोड़ा सा खाना खाएंगे पेट भर जाएगा, पूरा फूड पोर्शन फिनिश नहीं कर सकेंगे। कई मरीज ये भी बताते हैं कि हमें दर्द हो रहा है बहुत शार्प किस्म का, जैसे कोई नाइफ की तरह की फीलिंग होती है। उनको मतली होती है लेकिन उल्टी नहीं होती अक्सर, और अक्सर मरीज ये बिलीव करते हैं कि उनका स्टोमक जो है वो एम्प्टी नहीं हो रहा, और फिर कहते हैं कि हमारे कुछ टेस्ट करें, फाइंड आउट कि क्या वजह है हमारे पास इन सिम्टम्स की। तो जब हम डिस्पेप्सिया के पेशेंट मैं अपने क्लिनिक पे देखता हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले मैं उनकी डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ। उसमें उनके मेन चीज़ें जो हम कंसिडर करते हैं, उनकी सोशल हिस्ट्री देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि कई दवाइयाँ मैंने जैसे जिक्र किया था कि वो मैदे की कंट्रैक्शंस को इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं और उनको हम ऑपियाइड्स कहते हैं, ये मॉर्फिन के डेरिवेटिव होते हैं, उससे स्टोमक की कंट्रैक्शन जो स्लो हो जाती है, स्टोमक इतनी जल्दी कंट्रैक्ट नहीं करता मसल, और उससे डिस्पेप्सिया के सिम्टम होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी डायबिटीज के मरीज जो है इसमें कॉमन होता है डिस्पेप्सिया, खासतौर पे अगर बहुत साल से उनको डायबिटीज है, पुअरली कंट्रोल्ड है, तो उससे नर्व एंडिंग्स इफेक्ट होती हैं, ना सिर्फ हाथ पाँव में बल्कि स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो जाती हैं। फिर उनसे कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको डिस्पेप्सिया के सिम्टम होते हैं। फूड इंटॉलरेंस जैसे मैंने बताया, उसकी वजह से हम फूड हिस्ट्री लेते हैं, अक्सर मरीजों से पूछते हैं कि आपने नोट किया कि किसी खास खाने से आपके सिम्टम वर्स होते हैं, तो अक्सर मरीजों को हम कहते हैं कि फूड डायरी मेंटेन करें। फिर एक हमारा हिस्ट्री में ये हम कंसिडर करते हैं कि उनको कोई अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है, जैसे मैंने पिछली टॉक में जिक्र किया था, अलार्मिंग सिम्टम होते हैं जिनसे हमें शक होता है कि इसमें इस डिस्पेप्सिया के मरीज को कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉर एग्जांपल अल्सर तो नहीं है स्टोमक में, या कैंसर तो नहीं है खुदा ना खास्ता। उसमें जो मेन सिम्टम होते हैं वो मरीज का अगर वजन कम हो रहा है, खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है, या उल्टी के साथ खून आ रहा है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम इनको कहते हैं। इसके अगर किसी मरीज में अलार्मिंग सिम्टम हो तो फिर उसके हम टेस्ट में देर नहीं करते। फिर उसको मरीज का जब हम एग्जामिन करते हैं तो उनका जनरल अपीयरेंस देखते हैं, मरीज का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, ओवरवेट है या अंडरवेट है। अंडरवेट है तो मेल नरिश तो नहीं लग रहा, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, मरीज को एनीमिया तो नहीं नजर आ रहा,
या और कोई मसला तो नहीं है उसमें। फिर उसका एब्डोमेन को हम देखते हैं कि सूजा हुआ है, दबाने से पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, पिछले ऑपरेशन तो नहीं हुए हुए। फिर उसके बाद हम जो है वो टेस्ट करते हैं, उसमें एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। फिर हेलिकोबैक्टर जो कि कॉमन इन्फेक्शन है, इसको टेस्ट करने के लिए एंडोस्कोपी जरूरी नहीं होती, इसके और भी टेस्ट होते हैं। एक और कॉमन कंडीशन जो है सीलिएक डिजीज होती है, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कुछ हिस्से में बहुत ही कॉमन है। इसका भी हम डिस्कस फूड इंटॉलरेंस के टॉपिक में डिटेल से करेंगे। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ दोबारा उसके भी टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं बाज़ औक़ात। फिर एक गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्कैन होता है, उससे हमें पता चलता है कि स्टमक कितनी देर में एम्प्टी हो रहा है। तो कुछ मरीजों में हम वो भी करते हैं डिफिकल्ट केसेस में। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया एक रोम क्राइटेरिया है हमारा, जो क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। रोम क्राइटेरिया यानी कि ये पूरी दुनिया में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इस पे एग्री हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में रोम में। तो उसमें जो उसका फंक्शनल डिस्पेप्सिया का डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, इसमें फिर अगर हम क्लिनिकली डायग्नोस कर लें उनको, तो अक्सर औकात हम कहते हैं कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन फैक्टर्स को पहले ट्रीट करें जिनसे आपके सिम्टम इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके फिर दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लोटिंग कंपोनेंट होता है, एक बर्निंग कंपोनेंट। ब्लोटिंग में मरीज का ज़्यादा जो मेन सिम्टम होता है वो फुलनेस, यानी कि गैस की वजह से फुलनेस की फीलिंग होती है, और खाने के बाद खाने के बाद जल्दी भूख मर जाती है, पूरा खाना भी नहीं खा सकते। फिर एक पेन जो कंपोनेंट बर्निंग का, उसमें मेन सिम्टम जो होता है शार्प पेन होते हैं, बर्निंग पेन होता है स्टमक के रीजन में। फिर इन सिम्टम जो हैं ये इनका ऑनसेट जो है शुरू कम से कम जब हमारे पास मरीज आता है उससे 6 महीने पहले उनको ये मरीज कम से कम हो रहे होते हैं, और 3 महीने में जो है वो ऑलमोस्ट लगातार ये सिम्टम डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन हो रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं टच करूंगा हेलिकोबैक्टर को, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कॉज है डिस्पेप्सिया की। हेलिकोबैक्टर एक ये जरासीम है, ये स्टोमक की लाइनिंग में जाके इन्फेक्शन करता है, और स्टोमक की जो लाइनिंग के नीचे ये जो है वो अपना वो जाके इन्वेट कर लेता है, और यहाँ सोजिश भी कर देता है स्टोमक की लाइनिंग में। तो अगर हम यहाँ से बायोप्सी लें स्टोमक से, तो उसमें माइक्रोस्कोप में देखें तो काफ़ी इन्फ्लेमेशन नज़र आती है। अगर किसी इंसान को अगर हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है स्टोमक में, तो उससे उनके स्टोमक के कैंसर अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर जो स्टोमक अल्सर के पेशेंट होते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर के पेशेंट होते हैं, उनमें हेलिकोबैक्टर के टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। फिर अगर ये बहुत सालों तक ये इन्फ्लेमेशन चलती रहे तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, और ये ओवरऑल वर्ल्ड में जो स्टोमक का कैंसर है उसमें इसका काफ़ी अहम रोल है हेलिकोबैक्टर का। और ये जैसे मैंने बताया कि ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, तकरीबन वेस्टर्न वर्ल्ड में 50%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको ये इन्फेक्शन होती है, और सब पेशेंट्स जो हैं, सब इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनको डिस्पेप्सिया नहीं होता, बल्कि और भी प्रॉब्लम होते हैं या कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता। तो हम इसको जो इसके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उस कंटेक्स्ट में और करते हैं, उसको लेते हैं कि अगर इसको डिस्पेप्सिया है या अल्सर है, तो फिर इसको इसकी ट्रीटमेंट करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने जैसे बताया था कि एंडोस्कोपी ज़रूरी नहीं होती हेलिकोबैक्टर डायग्नोस करने के लिए, इसको ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोस कर सकते हैं। जब हेलिकोबैक्टर किसी को होती है इन्फेक्शन, तो बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है कुछ अरसे में। तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो हेलिकोबैक्टर के एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं, लेकिन इसमें यह ड्रॉबैक ये कि एक दफ़ा आपके इन्फेक्शन हो गई तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो हमेशा फिर आपकी सर्कुलेशन में रहेंगी। आप उसको ट्रीट भी कर दें तो बाद में कई साल बाद भी ब्लड टेस्ट करें तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी। तो उस लिहाज से ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं है ब्लड टेस्ट, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि माजी में इन्फेक्शन हुई है और अभी नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा
बेहतर टेस्ट हैं वो एक स्टूल टेस्ट करते हैं, उसमें हम हेलिकोबैक्टर का, ये भी एक इम्यून सिस्टम चेक करते हैं कि एंटीजन होता है, तो स्टूल एंटीजन अगर पॉजिटिव हो स्टूल में तो उसका मतलब है कि अभी एक्टिव इन्फेक्शन है हेलिकोबैक्टर की। एक और टेस्ट हम जो कर सकते हैं, ये हेलिकोबैक्टर में ये खसूसियत होती है कि स्टोमक में ये यूरिया प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन से, तो वो यूरिया जो है हम ब्रेथ टेस्ट में डिटेक्ट कर लेते हैं। मरीज को कहते हैं कि ब्लो करे एक मशीन में, तो उससे यूरिया डिटेक्ट हो जाता है, तो वो पॉजिटिव हो तो उसका भी मतलब है कि इन्फेक्शन है। फिर एंडोस्कोपी से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में अगर हमें इन्फ्लेमेशन नजर आए तो उसमें शक होता है कि हेलिकोबैक्टर तो नहीं है। ना भी हो तो अगर कुछ कंडीशन में हम बायोप्सी लेते हैं जरूर उसको टेस्ट करने के लिए, खासतौर पर डिस्पेप्सिया सिम्टम हो तो उसमें फिर पता चल जाता है कि ये हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है या नहीं। एंडोस्कोपी हम हर डिस्पेप्सिया के पेशेंट को एंडोस्कोपी नहीं करते। डिस्पेप्सिया इतना कॉमन सिम्टम है, हर दूसरे शख्स को डिस्पेप्सिया हो रहा होता है। अगर हम एंडोस्कोपी शुरू कर दें तो फिर एंडोस्कोपी सर्विसेज जो है वो कोप नहीं कर सकेंगी, मतलब, और उसका फायदा भी नहीं होता, मरीज की ट्रीटमेंट में भी इतना फायदा नहीं होता अगर हर एक को टेस्ट। इसीलिए हम पहले वो, जैसे मैंने जिक्र किया, रोम 4 क्राइटेरिया लेते हैं, पूरी डिटेल हिस्ट्री क्लिनिकल डायग्नोसिस करके कोशिश करते हैं कि, लेकिन अगर अलार्म सिम्टम हो, मरीज की एज कम भी हो, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में 60 उन्होंने लिमिट रखी है, कुछ हमारे यूके में 50 रखी है, तो उससे कम उम्र में अगर अलार्म सिम्टम हो तो फिर हम एंडोस्कोपी जो है एडवाइस करते हैं। इसलिए करते हैं कि मेक श्योर कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा अगर मरीज डिस्पेप्सिया का मरीज की एज ज़्यादा है, खासतौर पर 60 से ऊपर है, और अगर अलार्म सिम्टम ना भी हो या अलार्म सिम्टम हो तो फिर हम एंडोस्कोपी रिकमेंड करेंगे। या फिर एक और, अगर डिस्पेप्सिया जो है अभी, खासतौर पे अगर न्यू ऑनसेट डिस्पेप्सिया कहते हैं, या बहुत सालों से नहीं चल रहे सिम्टम, अभी शुरू हुए हैं कुछ महीने में, तो उसकी भी वो फिर वरिंग, हम लोग थोड़ा वरी करते हैं कि कोई सीरियस मसला तो नहीं है, तो फिर एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक वजह डिस्पेप्सिया की स्टोमक की जो कंट्रैक्शन है वो स्लो हो जाती है, और खाना जो नॉर्मली है जिस टाइम में नीचे चला जाना चाहिए इंटेस्टाइन में, उसमें टाइम में नहीं जाता बल्कि स्टोमक में बैठा रहता है। उसको डायग्नोस करने के लिए अगर हम टेस्ट करें तो एक स्कैन होता है, उसको गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्कैन कहते हैं। उसमें खाना, हम मरीज को एक फूड पोर्शन देते हैं खाने के लिए, उसमें रेडियो लेबल सब्सटेंस होता है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं कैमरे से बाहर से। मरीज को खाने के बाद फिर हम हर आधे घंटे बाद जो है वो उसके स्कैन करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में स्टमक एम्प्टी हो रहा है। और 4 आवर्स के बाद जो खाना जो है वो स्टमक में 10 से 15% से भी कम रह जाता है, यानी कि 4 घंटे में जो है स्टमक नॉर्मली तकरीबन खाली हो जाता है और खाना नीचे चला जाता है इंटेस्टाइन में। लेकिन जिन मरीजों को स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है उनमें 4 घंटे के बाद भी ज़्यादातर खाना जो है स्टमक में नज़र आ रहा होता है, तो उसमें जो है वो उनको जो है स्लो गैस्ट्रिक है। ये इस तरह की पिक्चर्स आती हैं, ये जैसे खाने के बाद हमने स्कैन किया, फिर आधे घंटे बाद भी उसी तरह खाना बैठा हुआ, फिर कम होना शुरू हुआ, 4 घंटे बाद देखिए आप बिल्कुल खाना बहुत कम रह गया स्टमक में। अच्छा, कुछ डिस्पेप्सिया के मरीज होते हैं उनको स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, बल्कि रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, यानी कि स्टमक 1 घंटे में जो है वो ज्यादातर खाना जो है नीचे भेज देता है। और सरप्राइजिंगली हैरानकुन तौर पे इन मरीजों को भी डिस्पेप्सिया सिम्टम हो सकते हैं, और इसमें भी अगेन फंक्शनल होता है, यानी कि ज़्यादातर आमतौर पे फंक्शनली होता है। ये जो स्टमक के ये पार्ट है इसको हम फंडस कहते हैं। मैंने जैसे बताया था कि खाना खाने के पहले घंटे में ये रिलैक्स हो जाता है स्टमक खाने को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन जो गैस्ट्रिक रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग में ये इतना रिलैक्स नहीं होता बल्कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। स्टमक के मसल जो है ज़्यादा कंट्रैक्ट करते हैं, और जो पाइलोरस है यानी कि एंट्रेंस जो स्टमक से छोटी आंत में जा रही है ये रिलैक्स हो जाती है, ओपन हो जाती है, उससे भी फिर ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो सकता है।
डिस्पेप्सिया में जो दूसरे टेस्ट करते हैं कॉमन कंडीशंस के लिए हम लोग, वो सीलियक डिजीज का टेस्ट करते हैं हम लोग। उसमें ब्लड टेस्ट भी होता है, एंडोस्कोपी भी हम डायग्नोस कर सकते हैं बायोप्सी लेके। अगेन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के भी हम टेस्ट करते हैं, वो भी ब्रेथ टेस्ट होते हैं। जब इन्फेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये बैक्टीरिया खास तौर पे गैस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करते हैं, यानी कि मरीज को कहते हैं कि ब्लो आउट करो, उनको ऐसा खाना देते हैं जिससे हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और उसके बाद वो टेस्ट करते हैं तो उनमें पॉजिटिव होता है, और इसको अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। इसी तरह हेलिकोबैक्टर को भी एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। कुछ मरीजों को में हम अगर गॉल स्टोन्स यानी कि पित्ते में पथरी हो, उनको भी डिस्पेप्सिया के सिम्टम हो सकते हैं, और उसके लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, उसमें नजर आ जाते हैं। मरीज जब हमारे पास आते हैं तो अक्सर वो सवाल करते हैं कि मुझे फंक्शनल डिस्पेप्सिया हुआ क्यों है डॉक्टर साहब, दूसरे आम पॉपुलेशन को नहीं होता, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ या मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ। तो उसमें उसका जवाब जो है हम भी एग्जैक्टली देना बड़ा मुश्किल होता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट उसकी वजह नहीं पता। कई वजूहात हैं इसमें, नर्व डिसऑर्डर, नसों का जो है वो मामला जो है वो सही नहीं है, आपकी स्टोमक की लाइनिन ओवर सेंसिटिव हो जाती, उनको काफ़ी डिटेल में बताना पड़ता है। आपको हो सकता है आपको इन्फेक्शन हुई है पास में, उससे स्टोमक आपका ओवर सेंसिटिव हो गया है, आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल जो है वो एबनॉर्मल तौर पे स्टोमक में भेज रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर हम हो सकता है आपको कोई और वजह हो, इन्फेक्शन है या अल्सर है, अगर हम सस्पेक्ट करेंगे तो आपके टेस्ट करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी फिर हम उसकी वजह से भी हो सकता है। आपकी दवाइयाँ जो ले रहे हैं उससे हो सकता है। फिर हम लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं मरीज का, उसके खाने की हैबिट्स क्या हैं, जैसे कि पिछली टॉक में हमने डिस्कस किया था कि कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग, बॉडी वेट, मोटापा तो नहीं है, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, डाइट कैसी है, खाना क्या खाते हैं, किन खानों से सिम्टम ज़्यादा होते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट पे गौर किया जाता है। ट्रीटमेंट फिर मेडिसिन भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइफस्टाइल की एडवाइस करता हूँ, फिर दवाइयाँ जो है उसमें जो कंसिडर करते हैं उसमें एक एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशंस होती हैं, जो एसिड रिफ्लक्स टॉपिक में हमने बताई थी, 2 किस्म की होती हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस होती हैं जो स्टोमक, खासतौर पर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जो जिनका स्टोमक स्लो मूव कर रहा होता है, उसमें हम वो ये दवाइयाँ भी ट्राई करते हैं। फिर जो जिन लोगों को हम सस्पेक्ट करते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया में कि मरीज के मैदे की लाइनिंग बहुत सेंसिटिव है, उनमें हम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो उस सेंसिटिविटी को, नर्व्स पे उनका असर होता है और ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे होते हैं उसको वो स्लो कर देती हैं दवाइयाँ। या फिर जो लाइनिंग है स्टोमक में, वहाँ पे नर्व एंडिंग्स हैं, उनको डिसेंसिटाइज करती हैं। ये दवाइयाँ भी हम यूज करते हैं खासतौर पर डिफिकल्ट केसेस में, और कई लोगों को इससे फायदा हो जाता है। फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया में जो हम ये कैम का भी काफी रोल होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी कि जो हमारी जो अपनी मेडिसिन हैं इसके अलावा भी दूसरी तरीके होते हैं जो उससे मरीज को फायदा हो सकता है। उसमें एक होता है बिहेवियरल थेरापी या बायो फीडबैक, यानी कि मरीज को हम रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट। ये पाकिस्तान में तो बहुत सर्विसेज कम अवेलेबल हैं, हम इवन यूनाइटेड किंगडम में भी ये बहुत ही मुश्किल से सर्विस अवेलेबल होती हैं, लेकिन मरीज को ये बिहेवियरल थेरापी जो है बहुत इफेक्टिव होती है। वो डिटेल हिस्ट्री रहते हैं मरीज की, उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके बॉडी में, उसकी लाइफ में कौन से फैक्टर्स हैं जो वो ब्रेन को स्ट्रेस दे रहे हैं, या सबकॉन्शियसली उसको क्या मसला है जिससे भी सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उस पर दे वर्क ऑन इट, और उस पर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट होती है। उससे काफी मरीज जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया के उनको फायदा होता है। आकुपेंचर जो एक चाइनीज तरीका है इलाज करने का, इससे भी खासतौर पे जिन डिस्पेप्सिया का जो पेन सिम्टम है उनको फायदा हो सकता है। बाज़ों का दवाइयों का असर फायदा इतना नहीं होता, तो वो आकुपेंचर से उनको फायदा हो जाता है।
फिर कुछ हर्बल मेडिसिन होती हैं। उन हर्बल मेडिसिन का ये है कि हमारी जो मेडिसिन है इसको हम बाकायदा ट्रायल करते हैं, हम कंपेयर करते हैं प्लेसिबो से, यानी कि उससे देखते हैं कि मरीजों को कितना, जो मरीज दवाई ले रहे हैं उनको क्या फायदा हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ होती हैं ऑब्जर्वेशनल मेडिसिन स्टडीज, यानी कि फॉर एग्जांपल डिस्पेप्सिया के मरीज हैं, वो कोई दवाई लेते हैं और हम देख रहे हैं कि अगर 100 मरीजों ने ये दवाई ट्राई की या ये हर्बल मेडिसिन ट्राई की तो उसमें से काफी लोगों को फायदा हो गया, तो वो फिर उसमें वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। खासतौर पे पेपरमिंट जो पुदीना है, इसका इसका फायदा होता है। पेपरमिंट में एक खासियत होती है कि स्टोमक के मसल्स को और इंटेस्टाइन के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। और बल्कि यहाँ पे, और मुझे यकीन है पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे, पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल्स भी होते हैं, ये कई मरीजों को देते हैं। उससे थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, तो ये मुफीद चीज़ है। इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि पेपरमिंट से स्टोमक में एसिडिटी बढ़ भी जाती है बाजू का, तो जो रिफ्लक्स सिम्टम है वो वर्स्ट हो सकते हैं, तो इसमें फिर बैलेंस अचीव करना पड़ता है। एक और जर्मन मेडिसिन है, इसको ST5 के नाम से आती है। ये अमेरिका में तो काफ़ी कॉमनली यूज होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में और भी कंट्रीज में लोग काफ़ी ट्राई करते हैं, और इसकी रिपोर्ट आई है कि इससे काफ़ी लोगों को डिस्पेप्सिया के सिम्टम में फ़ायदा होता है। और ये ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, और इसके डिफरेंट मार्केट नेम के नाम से आती है। लेकिन अगर आप ST5 भी डालें, गूगल करें, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें 9 किस्म की हर्बल मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है, ड्रॉप्स में आती है, और खाने के बाद रिकमेंड करते हैं कि पहले जो है वो 20 ड्रॉप्स ले लें उसमें। तो एक और हर्बल मेडिसिन है कैप्सेसिन के नाम से। ये एक्चुअली ये होती है, जो सुर्ख मिर्चें होती हैं उससे ये, उसमें एक ये कंपोनेंट होता है कैप्सेसिन है। ये साइन के नाम से भी इसके कैप्सूल्स आते हैं, और कई मरीजों को इससे भी जो है गैस्ट्रिक डिस्पेप्सिया के सिम्टम में फायदा होता है। तो इन समरी डिस्पेप्सिया जो है बहुत कॉमन मसला है। इसके बहुत एक से ज़्यादा सिम्टम होते हैं, एक से ज़्यादा कॉमन कॉजेज होती हैं। सबसे कॉमन कॉज फंक्शनल होती है, लेकिन ऑलवेज बी माइंडफुल कि कोई सीरियस कॉज तो नहीं है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि आप अपना जिन मरीजों को भी डिस्पेप्सिया है तो पहले तो खुद जस्ट सिट बैक एंड थिंक क्या वजूहत हो सकती हैं मेरे केस में, और फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपका कोई अलार्म सिम्टम है। और फिर जो जैसे हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट डिस्कस की है, इनका ट्राई किया जा सकता है। तो आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आई विल एंड माय टॉक हियर, और आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर आमिर, बहुत ही अच्छी तफसीली टॉक थी और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। किसी ने क्वेश्चन किया है, मैं सजेस्ट भी करूंगा लोगों के क्वेश्चन वो नहीं जो रखें वो ब्रीफ रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने कहा कि आई एम हैविंग क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, आई ऑल्सो फील रेस्टलेसनेस इन माई लेग, व्हेन समवन presses I will have burps, this makes my feel very uncomfortable especially in night। तो मतलब यानी गैस्ट्राइटिस के साथ उनको लेग्स के अंदर रेस्टलेसनेस होती है। कोई आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन या कोई खास ताल्लुक किसी किस्म के सिंड्रोम के अंदर? सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगा, इनको डायबिटीज तो नहीं है? अगर डायबिटीज है पुअरली कंट्रोल या कई सालों से, तो वो एक्सप्लेन हो सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया, डायबिटीज के मरीजों को डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, फिर नर्व एंडिंग्स इफेक्ट होती हैं हाथ पाँव में, उससे बाकी सिम्टम भी हो सकते हैं बॉडी में। तो पहली चीज तो ये कंसिडर करनी चाहिए। दूसरा, फिर कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है डिस्पेप्सिया और बॉडी के दूसरे सिम्टम। और हो सकता है गैस्ट्राइटिस एक अपना अलहदा मसला हो और ये उसकी कोई और वजह हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें, दोनों प्रॉब्लम लिंक्ड हों। कई वजूहत हो सकती हैं इसमें। बहुत जब तक कि थॉरो क्लिनिकल असेसमेंट ना की जाए और टेस्ट ना किया जाए, बड़ा मुश्किल है कहना। जहाँ तक गैस्ट्राइटिस का ताल्लुक है, उसमें फिर ये मेक श्योर करें कि गैस्ट्राइटिस में उनको हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके टेस्ट करवाएं, और एसिडिटी तो ज़्यादा नहीं है।
अक्सर मरीजों को जो गैस्ट्राइटिस के हैं, अगर हेलिकोबैक्टर का टेस्ट नेगेटिव भी हो तो हम एक ट्रायल देते हैं एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल ओमेप्रोसोल, अप टू 3 महीने तक उसमें देखेंगे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम में इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं। गैस्ट्राइटिस, जहाँ तक गैस्ट्राइटिस का वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें अगर उनकी एंडोस्कोपी नहीं हुई है तो फिर ये कहना मुश्किल है कि वाकई उनको गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस जो है, इट्स अ डायग्नोसिस वी डू ऑन एंडोस्कोपी। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो स्टोमक की लाइनिंग के जो अपीयरेंस है या फिर बायोप्सी रिपोर्ट पे उस पर डायग्नोस करते हैं हम गैस्ट्राइटिस। अगर आपको सिर्फ सिम्टम हो रहे हैं तो आप नहीं कह सकते आपको गैस्ट्राइटिस है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी हो सकता है आपको, या कोई और वजह भी हो सकती है। अगर आपकी एंडोस्कोपी हुई है और आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको गैस्ट्राइटिस है तो फिर वो अलग बात है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक है अमीन साहब, इन्होंने आप बताएं अमीन साहब क्या क्वेश्चन है आपका प्लीज। अमीन साहब आप बोल सकते हैं। इनका माइक को अनम्यूट कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप बोले अमीन साहब, म्यूट नजर आ रहे हैं। मैंने उनको आप अनम्यूट कर लें अपने आप को अमीन साहब। इतने में कोई और क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था। बाद हम खाना खाते हुए पानी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उसकी वजह से भी मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज्यादा गैसेस या मतलब डाइल्यूट हो जाता है शायद एसिड जो है, और वो कोई अच्छा नहीं है। उसका आप बता सकते हैं कि हमें आम आदत है कि हम खाने के बाद पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं, बल्कि ये मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि ये नुकसानदेह होता है। बस बहुत अच्छा आप पॉइंट कोई अपनी राय दें। है। मेडिकली हम एडवाइस करते हैं कि ठीक है, खाने के दौरान पानी पीना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा पानी पीना है ये एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि उससे ये होता है कि आप खाने के दौरान या खाने के फौरन बाद अगर आप 1-2 गिलास पानी फुल पी जाएं तो उससे स्टोमक की जो अपनी सेक्रीशन है वो डाइल्यूट हो जाती है, एसिड और एंजाइम। फिर खाने में की जो हाजमे का अमल है वो ज़रा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो बेहतर है कि आप फ्लूइड इनटेक और पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। आप खाने के दौरान या खाने के फौरन बाद पीने के बजाय ज़्यादा पानी जो है वो वक्फे के साथ पिए। तो खाने के दौरान थोड़ा बहुत पानी पीना ठीक है, एडवाइजेबल, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये कोई 12 साल की बच्ची है, उनके पेरेंट्स ने सवाल किया होगा कि खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होता है। अच्छा, आपने बच्चों के अंदर, ऑब्वियसली हमारा टॉपिक बच्चों का नहीं था इस वक्त, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में कीड़े बहुत कॉमन है। मेरा जो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि कीड़े बहुत कॉमन है। इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को जो पेट में दर्द होता है खाने के बाद? देखें, डिपेंड करता है पेट में बच्ची को कहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर स्टोमक के एरिया में हो रहा है या नीचे बड़ी आंत के हिस्से में हो रहा है, आमतौर पे जो कीड़े पैरासाइट्स होते हैं पाकिस्तान में, उनका ये सिम्टम दर्द जो है वो बहुत अनकॉमन सिम्टम है। इचिंग होती है या फिर एनीमिया हो जाता है या फिर बॉल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। दर्द भी हो सकता है, लेकिन बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत अनकॉमन कॉज है। तो दूसरी कॉजेज कंसिडर करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि फाइंड आउट करें कहाँ पे दर्द हो रहा है उसको, और दबाने से ज्यादा तो नहीं होता, कोई और वजह तो नहीं है, और उसकी जनरल हेल्थ में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे ख्याल में पैरासाइट्स से अनलाइकली है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी अगर कोई और वजह समझ ना आए तो उसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप इसका स्टूल टेस्ट कराएं तो आमतौर पे अगर पैरासाइट्स का है तो उसमें पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल कर लूं क्या? यहाँ ये डॉक्टर ताहिर है, ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। वो आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि मैंने देखा है कि ये हमारे वालिद साहब के साथ भी था और अब मेरे साथ भी मैंने महसूस किया है कि कुछ
इंटेस्टाइनल मोटिलिटी विद एज जो है वो कम हो जाती है, जिससे कब्ज़ की कैफियत पैदा हो जाती है। और अपर जीआई में ये होता है कि खाना जब हम खाते हैं, बल्कि सॉफ्ट डाइट स्पेशली, वो थोड़ा सा हलक में फंसती है और फिर वो जैसे कि इसोफेगस में नीचे चली जाती है। तो इसके लिए कोई मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कोई कोई मेडिसिन है, या इसका क्या इलाज बेहतर है? जी, मेडिसिन होती हैं इसमें। सबसे पहला जो मेडिसिन रिकमेंड करूंगा, मेक श्योर कि कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन लें या अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो, उससे बैक प्रेशर होगा। और जहाँ तक ये खाना अटकने का या दिक्कत का ताल्लुक है, इसमें मोटिलिटी मेडिकेशन जो है वो उनसे फ़ायदा हो सकता है। बाज़ औक़ात हालांकि एसिडिटी या जलन नहीं होती, लेकिन एसिडिटी की वजह से भी ये सिम्टम हो सकते हैं कि कुछ मरीजों को हालांकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है लेकिन बर्निंग नहीं होती टिपिकल, और उनको ये सिम्टम होता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा अटक रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ अच्छा ट्रायल एसिड रिड्यूसिंग टैबलेट्स का, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल ले सकते हैं या रेनिटिडीन। उसके अलावा मोटिलिटी मेडिकेशंस का भी फायदा हो सकता है। उसमें दो जो मेन हम यूज करते हैं, एक मेटोक्लोप्रोमाइड है और एक डोमपेरिडोन मोटिलियम के नाम से आती है। तो वो खाने से आधा घंटा पहले ले लें तो उससे काफी मरीजों को फायदा होता है इस सिम्टम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जी जरूर, वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2-3 हैं छोटे से सवाल। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी। एक तो यह है कि खाने के दौरान और या खाने के बाद खांसी शुरू हो जाती है, या जिसको कहते हैं चोकिंग हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जबान में जिसको कहते हैं उथू आ जाता है, छींकें और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। उसके बारे में ये क्यों और कहेंगे। दूसरा सवाल यह है कि वो प्रोबायोटिक जो है ना, वो हमारे स्टोमक हेल्थ के लिए उसके कितना फायदा है, क्या है। और ये अभी जो ब्रदर ने सवाल किया था कि जो स्लो एम्पटीइंग और फास्ट एम्पटीइंग के लिए हम कुछ खुद भी कर सकते हैं घर में, कोई फूड की वजह से या कुछ उससे फायदा हो सकता है। ये 3 सवाल थे मेरे, अगर जवाब जज़ाकल्लाह खैरन। खाने के बाद जो खांसी होती है, ये एक पिछले हफ्ते मुझे नहीं पता आपने अटेंड किया था नहीं, उसमें भी मैंने वो जिक्र किया था कि एसिड रिफ्लक्स का एक सिम्टम खांसी भी होती है, और टिपिकली ये खाने के बाद ज्यादा होती है, ये लेटने से ज्यादा हो जाती है। तो उसकी ये वजह भी हो सकती है खाने की। और जैसा आप बता रही हैं, खाने के बाद अगर खांसी होती है तो ये मोस्ट लाइकली कॉज यही है वजह, एसिड रिफ्लक्स। तो उसका पहला तो ये कि ट्रायल आप कर सकती हैं कि एसिड जो रिड्यूसिंग टेबल आजकल तो ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं, आप जाके केमिस्ट से कहें तो, या डॉक्टर से मशवरा करके कुछ अर्सा वो लेके देखें, उससे खांसी में इंशाल्लाह फायदा होगा। दूसरा, फिर दूसरी खाने में भी ये अपनी डाइट में जो है वो मरीज को थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं, खाने के पोर्शन को कम करना पड़ता है। अगर रिफ्लक्स हो रहा है, उससे खांसी हो रही है, तो आप खाने में एसिडिक चीज़ें कम कर दें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे रिफ्लक्स बढ़ता है, या जैसे कॉफ़ी टी जो है वो लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करें, खाने के पोर्शन को थोड़ा कम कर दें, तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, वो सॉरी दोबारा पूछ लीजिए, मुझे ध्यान में रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? वो प्रोबायोटिक जो है वो उसके बारे में। जी प्रोबायोटिक का रोल काफी है, काफी बहुत बड़े पैमाने पे प्रोबायोटिक्स पे स्टडीज हुई हैं, डिफरेंट स्टोमक की डिजीजेस, इंटेस्टाइन की डिजीजेस में, और कई डिजीजेस में इनका फायदा जो है वो नोट किया गया है। लेकिन प्रोबायोटिक्स लेना ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है, मैं कहूँगा कि मुफीद ही है, लेकिन हर केस में इससे फायदा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्पेप्सिया जो हमारा टॉपिक है आज, इस इन मरीजों को अगर हम कहें कि प्रोबायोटिक लें उससे फ़ायदा होगा, तो बहुत ही कम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, खासतौर पे एक कंडीशन होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें
या फिर कुछ लोग होते हैं, खासतौर पे जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं किसी वजह से, उनमें नॉर्मल उनके जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं, तो जो दूसरे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो नॉर्मल नहीं होते उसके बाद। तो या फिर ये उन इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, उनको रिप्लेस करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि प्रोबायोटिक लें। कुछ मरीज होते हैं उन कुछ इन्फेक्शंस होती हैं स्टमक में, एक कॉमन इन्फेक्शन होती है बड़ी आंत की, उसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होते हैं प्रोबायोटिक्स। कुछ मरीज जो है उनको डायरिया हो रहा होता है, क्रोनिक डायरिया, उसमें प्रोबायोटिक लें तो उससे उनको फायदा हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर मरीज को इससे फायदा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जनरली इट्स अ गुड थिंग। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके बड़ी बात ये कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, और लेने से फायदा हो सकता है। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर आमिर कि किसी ने पूछा कि उनके हस्बैंड को खाना खाने के बाद मैदे सीने में दर्द होता है, और खास तौर पे if the meal gaps is more than the pain has started in his head also, and it is quite severe pain. और उन्हें जो है वो, मैंने पूछा था उनसे कि ओमिप्राज़ोल उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा yes he takes that but not effect mostly. सॉरी, आवाज साफ नहीं आई, आखिर में क्या जिक्र किया आपने? मैंने मुझसे पूछा था क्या वो ओमिप्राज़ोल लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लेते हैं, लेकिन उससे उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। खाने के बाद सीने में कहाँ पे दर्द होता है उनको? सीने में। सीने में लेफ्ट साइड पे होता है या सेंटर में होता है, या और किस तरह का दर्द होता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस्म का दर्द हो रहा है। जलन किस्म वाला दर्द हो रहा है, या शार्प पेन हो रहा है, या हैवी पेन, प्रेशर लाइक पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हो रहा है या सेंट्रल में हो रहा है, खाने के कितनी देर बाद हो रहा है, और कुछ सिम्टम्स तो नहीं है उल्टी आने की, और पेट में तो सिम्टम नहीं है। क्योंकि सीने का दर्द जो है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हार्ट की कंडीशन तो नहीं है, उससे मेन सीने का दर्द अगर लेफ्ट साइड पे खासतौर पे हो रहा है तो मेक श्योर, क्योंकि खाने के बाद भी जो है वो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, सर्कुलेशन पे, आपकी सर्कुलेशन ज्यादा स्टमक में चली जाती है, तो जिन लोगों को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम होते हैं उनको एंजाइना हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि हार्ट मसला तो नहीं है। और अगर एसिड टैबलेट से भी फायदा नहीं हो रहा और स्टमक का ही मसला है, तो ये डिस्पेप्सिया का भी एक सिम्टम हो सकता है। फिर इसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया का एलिमेंट आ सकता है, उसकी फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस की है वो ट्राई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल आसिया ने किया है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने सवाल किया था कि उनको पेन होती है सेंटर में, चेस्ट में नहीं, जो है ना नीचे की साइड पे होती है, और अमूमन ये होता है कि फिर उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मेप्रोजोल वो खाते हैं, दूसरी म्यूकेन भी पी लेते हैं, साथ जो है गेविस्कॉन भी ले लेते हैं, बट ऐसा इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये आप बता रही हैं, ये तो डिस्पेप्सिया का सिम्टम है। अगर नीचे हो रहा है, स्टमक के रीजन में तकलीफ हो रही है, जी जी, तो ये खाने के बाद ज्यादा होती है? हाँ जी, खाने से पहले भी अमूमन हो जाती है। सर दर्द उनको खाने से पहले शुरू हो जाता है, और खाने के बाद जब वो खाना खाते हैं तो उससे कुछ देर बाद उनको गैस का एक आती है कि मुझे गैस शुरू हो गई है, और उसके बाद फिर वो बढ़ जाती है, और वो इस तरह होती है जिस तरह आपको थोड़ी देर बहुत तेज पेन हुई है, उसके बाद स्टॉप हो गई, फिर पेन हुई है, फिर स्टॉप हो गई, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वरिड हो जाते हैं। हाँ, इसमें पहला तो ये देखें कि उनको किसी खास खाने से या हर खाने से होता है या किसी खास खाने से तो नहीं होता। ये मैं एडवाइस करूंगा नेक्स्ट वीक भी अटेंड करें, उन खाने का कंपोनेंट का जिक्र करेंगे। दूसरा, एक कुछ मेडिसिन होती हैं स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करती हैं, बस्कोपेन एग्जाम्पल के तौर पे मिलती है, उससे जरा मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उससे बाज़ पेन में फ़ायदा होता है। और ये जो सर में दर्द होता है, पहले जो है आई कांट एक्सप्लेन कि पहले क्यों हो जाता है, लेकिन बाद में अक्सर लोगों को डिस्पेप्सिया के बाद जब क्योंकि प्रेशर बढ़ता है उससे सर में हेडेक हो सकता है। अगर डिस्पेप्सिया को ट्रीट करें तो उससे जो है वो सर के दर्द को भी फायदा हो सकता है। मेक श्योर करें कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो पहले सर में दर्द हो रहा है ब्लड प्रेशर से तो नहीं हो रहा।
और खाने के बाद जो है, एक तो खाने में उनकी फुल मैं एडवाइस करूँगा कि एक फूड डायरी मेंटेन करें कि किन खानों से ज़्यादा उनको सिम्टम वर्स होते हैं। बस्कोपेन ट्राई करें। एसिड रिड्यूसिंग टेबलेट से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर एसिड रिड्यूसिंग टेबलेट, एक कंडीशन मैंने बताई थी सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो ओमेप्राजोल और इस तरह की मेडिसिन हैं, ये एसिड को बहुत कम कर देती हैं। एसिड का फ़ायदा भी होता है, ये नेचर ने जो स्टमक में सलाहियत दी है एसिड प्रोड्यूस करने की, ये हाजमे के लिए दी है, खाने को हजम करने में मदद देता है। इसके अलावा एसिड का ये एक रोल होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल है, जो हम गज़ा के साथ जरासीम भी गैर शऊरी तौर पे आ जाते हैं, ये हर जगह होता है, तो उसको ये किल कर देता है एसिड जो है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वो उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ओमेप्राजोल ले रहे होते हैं। तो इट इज़ वर्थ ट्राइंग कि अगर आप उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा तो छोड़ के देखें, हो सकता है सिम्टम इम्प्रूव हो जाए। बस्कोपेन ट्राई करें, फूड डिफरेंट ट्राई करें। शुरू में तो यही होगा, और अगर नहीं फ़ायदा होता तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर से मशवरा करके टेस्ट करवाएं अपने। बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल अतिया की तरफ से और उसके बाद डॉक्टर जुबैर की तरफ से। जी जी हाँ जी, उसमें सवाल सिर्फ ये है कि खाना खाने के बाद इनका पेट सख्त हो जाता है बहुत। खाना खाने के बाद पेट सख्त रहता है, और हालांकि ना डकार है, ना जलन है, ना गैसेस की शक्ल होती है, लेकिन पेट बहुत सख्त रहता है और काफी देर के बाद रिलीज होता है। हाँ, इसकी वजह यही है, डिस्पेप्सिया है ये भी। ऊपर हिस्से में खाने सख्त रहता है। स्टमक जो सख्त होता है उसमें ये कि स्टमक के जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया का ये कॉमन सिम्टम है, यानी कि स्टमक में गैस या फीलिंग जो है वो सेंसिटिव होगी। इससे आपको हालांकि सख्त होता नहीं है लेकिन फील हो रहा है कि सख्त हो रहा है। तो उसमें फिर हम यही जो अभी हमने डिस्कस की है ट्रीटमेंट, डिफरेंट फूड्स, मेडिसिन, ये ट्राई करनी चाहिए। और अगर नहीं फायदा होता तो फिर अपना टेस्ट करवाएं, हेलिकोबैक्टर का टेस्ट करवाएं, वो उससे फायदा नहीं होता है, हेलिकोबैक्टर नेगेटिव है तो फिर एंडोस्कोपी कराएं अगर दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जुबैर जी, डॉक्टर जुबैर ने हाथ उठाया हुआ है। पहले डॉक्टर जुबैर जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस टॉक अगेन। मैंने शुरू में थोड़ा मिस किया था, लेकिन ये क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, आपका थोड़ा कमेंट लोगों के लिए भी है कि एस्पिरिन ऑब्वियसली काफी कॉमन एक दवाई है जो लोग लेते हैं काफी, और एक दूसरे से कहने से भी लोग ले लेते हैं कि यार एस्पिरिन ले लो, ये दिल के लिए अच्छी है, ये बावल के लिए भी अच्छी होती है। तो वो जरा एक कमेंट कर दें लोगों के लिए भी, खासतौर पर अगर किसी के कहने पर एस्पिरिन लेते हैं तो वो लेनी चाहिए इस तरीके से, और अगर लेनी चाहिए तो उसके साथ प्रोटेक्टिव मेडिसिन वगैरह का थोड़ा सा अगर आप मेंशन कर दें। थैंक यू। एस्पिरिन और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लास्ट वीक भी हमने जिक्र किया था, ये स्टमक में जो लाइनिंग में है ये सोजिश प्रोड्यूस कर सकती हैं, और स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, म्यूकस होता है स्टमक की लाइन में और इंटेस्टाइन में, तो इस म्यूकस लाइनिंग को ब्रेक कर देते हैं इनमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और उसकी वजह से और फिर एसिडिटी बढ़ती है और गैस्ट्राइटिस यानी कि स्टमक की लाइनिंग में सोजिश और अल्सर का रिस्क हो जाता है, तो उससे फिर डिस्पेप्सिया या अल्सर हो सकता है। तो जो दिल की प्रोटेक्शन के लिए एस्पिरिन ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी गुड मेडिसिन, ये ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है, और खासतौर पे जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के या वेस्कुलर डिजीज के, उनके और मिडल एज और एल्डरली एज में एस्पिरिन लेना जो है वो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन उसमें फिर आप जो लोग एस्पिरिन लेते हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि एक तो एस्पिरिन लो डोज में लें। 75 मिलीग्राम एस्पिरिन जो है इट इज एज गुड एज 300 मिलीग्राम फॉर प्रोटेक्टिव कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। दूसरी एडवाइस ये करूंगा खाली पेट ना लें, खाने के बाद लें विद इन हाफ एन आवर। तीसरी एडवाइस, अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं या अगर आपको पहले अल्सर हो चुका है या और रिस्क फैक्टर्स हैं आपको अल्सर के, आपको पेन किलर भी ले रहे हैं या एसिडिटी पहले भी हो रही है, तो उसमें फिर एडवाइस करते हैं कि उसके साथ आप एसिड रिड्यूसिंग टैबलेट भी लें, या तो ज़ेंटेक या ओमेप्राजोल किस्म की टैबलेट लें, तो उससे इंशाल्लाह फिर वो ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन का टाइम है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। आप बताइए। हाँ,
मैं ये कह रही जी थी कि जी मेरे हस्बैंड है ना, उनको तकरीबन 11-12 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ था। उसके बाद से वो कॉम्प्लिकेशन अभी तक ये चल रही हैं कि जो भी कुछ खाते हैं ना, उनको फौरन टॉयलेट जाना पड़ता है। मिर्चों की चीजें भी, या कोई ऐसी हाई फाइबर्स डाइट खा लेते हैं ना, पालक वगैरह, कोई भी चीज जो खाते हैं वो कहते हैं मुझे फौरन टॉयलेट जाना पड़ता है। और मिर्चों की चीजों से तो उनको टॉयलेट में से भी कहते हैं मुझे तकलीफ हो रही है। और इसके अलावा वो ये गैस्ट्राइटिस के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए ओमेप्राजोल से उन्हें बहुत फायदा होता है। और तीसरी बात ये है कि खजूर का पानी भिगोने से ना, उस खजूर के पानी से भी बहुत फायदा हो जाता है। अब ये है कि कोई सा भी ऑयल नहीं खा सकते, लेकिन सिर्फ ये जो बटर आते हैं ना, तो बटर को मैं बॉयल कर, वो गरम करके उसका ऊपर का जो ऑयल होता है ना, बिल्कुल जरा से उस ऑयल के अंदर अगर खाना बनाओ ना, तो वो उनको सूट करता है। लेकिन कोई सा भी वेजिटेबल, ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह, इससे उनको बहुत बर्निंग होती है। बस मेरा मसला ये है कि खुदा ना खास्ता ये जो इनको हाइपर मोटेलिटी का प्रॉब्लम है ना, कि फौरन टॉयलेट जाना पड़ता है, खुदा ना खास्ता इससे कहीं आंतों में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, ये बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, ये पूछना है मुझे। बहुत अनलाइकली है इन्फेक्शन, ये जिस तरह इतने अरसे से ये सिम्टम चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, डिस्पेप्सिया में भी, स्टमक में पोस्ट इन्फेक्शियस डिस्पेप्सिया हो जाता है, लाइनिंग ओवर सेंसिटिव हो जाती है। टाइफाइड में जो है उसके बाद बड़ी आंत की जो लाइनिंग है उसमें जो है ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है। ये जो आप सिम्टम बता रही हैं, खाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, ये वन ऑफ द टिपिकल सिम्टम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। तो अगर ये बहुत सालों से चल रहा है और कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं है उनको, यानी कि वजन कम नहीं हो रहा और टॉयलेट में खून नहीं आ रहा, तो मोस्ट लाइकली उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। और इसमें कुछ मेडिसिन हम ट्राई करते हैं, उनसे अक्सर फायदा हो जाता है। उसको हम न्यूरोमॉड्यूलेटिंग मेडिसिन कहते हैं। ये आप डॉक्टर्स ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, खुद लेना एडवाइजेबल नहीं होता। तो वो मेडिसिन ट्राई की जा सकती हैं। दूसरा ये कि जो ऊपर के एसिडिटी के सिम्टम है, ओमेप्राजोल से अगर उनका फायदा हो रहा है तो देयर इज नो हार्म, वो ले सकती हैं लो डोजेस में। और फूड का जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल है। जो जिन खानों से उनको फायदा हो रहा है और जिनसे नुकसान हो रहा है उसको ऑल्टर करना जो है इट्स क्वाइट सेंसिबल। तो मेरा मशवरा ये होगा कि मेनली तो ये आप जो जिन चीज़ों से उनको सिम्टम उनको फायदा हो रहा है वो उनको दें, जिनसे ज़्यादा वर्स हो रही है उनको अवॉइड करें, ओमेप्राजोल कंटिन्यू करें। और IBS, अगर ये बहुत ट्रबलसम डायरिया है, अगर खाने के बाद बहुत ज़्यादा उनको जाना पड़ता है, इनकंटिन्यूस हो रही है, तो उसके लिए फिर मेडिसिन ट्राई करें। और अगर ऐसे ही छोड़ दें तो खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो नहीं उनके? ज्यादातर जैसे मैंने कहा, अगर खुदा ना खास्ता उनको अलार्मिंग सिम्टम नहीं है, अगर ब्लड नहीं आ रहा टॉयलेट में और अगर वजन कम नहीं हो रहा उनका, और ये काफी अरसे से इसी तरह सिम्टम चल रहे हैं, वर्स नहीं हो रहे, तो फिर मोस्ट लाइकली 99.8% से ज्यादा चांस है कि उनको खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम नहीं होगा इंशाल्लाह, और कोई जज़ाकल्लाह खैर। वर्सनिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से दूसरा अगले हफ्ते का टॉपिक, मुझे क्या करते बोल। हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है खुदा ना खास्ता बॉल कैंसर की या कोई इस तरह? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बहुत होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सज्जाद। अगले हफ्ते का टॉपिक तो मुझे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने फूड इंटॉलरेंस का जिक्र किया, जी जी। जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, ठीक। पाकिस्तान इंडिया नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। तो इसमें इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत वाइड टॉपिक है और विल ट्राई टू कंसोलिडेट इन वन टॉक। तो जज़ाकल्लाह खैर। मतलब हमारे हाथ एक खजाना लग गया आपकी शक्ल में। अब इसको हम मैक्सिमम में एक्सप्लोर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जया भाई, छोड़ना नहीं है मेरे को। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शामिल होने का। और मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले संडे को फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।